देखिए, तो अगर दो, फिर से बता रहा हूँ कि अगर दो प्लेन है, आर वन वेक्टर डॉट आर वेक्टर डॉट एन वन वेक्टर एंड आर वेक्टर डॉट एन टू वेक्टर, ये दो प्लेन आपको दे रखे हैं, दोनों के बीच का एंगल निकालना है। साइड से देखेंगे तो दोनों के बीच का एंगल ये थीटा है, तो ये आपका 90, ये 90, तो ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा होगा। 180 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा, मतलब एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। तो दो प्लेन्स के बीच का एंगल निकालना है, तो आपको n1 और n2 के बीच का एंगल निकालना है, तो सिंपल डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। cos थीटा इज n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मॉड n1 वेक्टर मॉड n2 वेक्टर। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी n1 डॉट n2 जीरो होना चाहिए, नहीं तो पैरेलल होंगे। तो दो प्लेन्स के नॉर्मल पैरेलल, तो प्लेन भी पैरेलल, दो प्लेन्स के नॉर्मल परपेंडिकुलर, तो प्लेन्स भी परपेंडिकुलर। ठीक है, मतलब नॉर्मल्स का के बीच का एंगल ही आपके एंगल बिटवीन द प्लेन्स होगा। ठीक है, लेकिन अब मान लीजिए कि ऐसे आपको एक प्लेन दे रखा है। ठीक है, ये आपको एक प्लेन दे रखा है और ये एक आपको एक लाइन दे रखी है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे, तो लेट्स से प्लेन जो दे रखा है आपको आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू डी दे रखा है, और ये जो लाइन दे रखी है वो आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी दे रखी है। अब इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। तो अगर साइड से देखूंगा तो लाइन ऐसी दिखेगी और ये प्लेन ऐसा दिखेगा और लाइन ऐसी दिखेगी। इनके बीच का एंगल थीटा चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या है, ये नॉर्मल है। ठीक है, तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल कितना आएगा, 90 माइनस थीटा। मतलब एक तरह से हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि क्या, कि एंगल बिटवीन अ प्लेन एंड अ लाइन is complementary of angle between line and normal to plane। प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर होगा और लाइन के बीच का एंगल। अब देखो लाइन किसके पैरेलल है, लाइन इज पैरेलल टू बी वेक्टर। ठीक है, और प्लेन किसके परपेंडिकुलर है, एन वेक्टर के। इक्वेशन से मालूम चल रहा है, यहाँ से एन वेक्टर, यहाँ से बी वेक्टर। मतलब एक तरह से कहते हैं 90 माइनस थीटा इज द एंगल बिटवीन विच वेक्टर, बी वेक्टर एंड एन वेक्टर। एन वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा आ रहा है। ठीक है, तो इस कारण से देख रहे हो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज द एंगल बिटवीन एन वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड बी वेक्टर मॉड ऑफ एन वेक्टर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एन वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर का मॉड, ये आपका साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस कारण से जो आपको फॉर्मूला पहले कॉस थीटा दे रहा था, वो इस केस में साइन, जहाँ पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। तो अगर आपको कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी की बात करनी है कि क्या लाइन पर प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो अगर लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर होगी तो वो नॉर्मल वेक्टर के क्या होगी, पैरेलल। मतलब बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एन वेक्टर। ठीक है, आई जे के कंपोनेंट्स में अगर लाइन की इक्वेशन ऐसे दे रखी होती, क्या कि x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लैम्डा टाइम्स ai प्लस bj प्लस ck, ये आपको दे रखा होता। और आपको प्लेन की इक्वेशन r वेक्टर इज इक्वल टू a1i प्लस b1j प्लस c1k, ये मिली। या फिर आपको यहाँ से बोले कि n वेक्टर जो मिला वो आपको ये मिला। ठीक है, तो आपको इन दोनों के बीच का एंगल निकालने के लिए आपको इनके और इनके बीच का एंगल निकालना होगा। जो एंगल आएगा उसे 90 माइनस करना होगा। तो इनके बीच में एंगल निकालो, देखो तो अगर ये दोनों क्या होगा, लाइन और नॉर्मल, ये अगर पैरेलल हैं तो लाइन और प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो एंगल क्या हो जाएगा, थीटा 90 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो थीटा 90 मतलब लाइन और नॉर्मल पैरेलल हो जाएंगे, तो इसका मतलब एक तरह से क्या हो जाएगा, बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एन वेक्टर। लेकिन लाइन अगर प्लेन के क्या है, पैरेलल है, लाइन प्लेन के अगर पैरेलल है तो उसका नॉर्मल भी उसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, कि इफ दे विल बी पैरेलल देन एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर शुड बी इक्वल्स टू जीरो। दिस इज द कंडीशन। मैं, तो इससे क्या मालूम चलेगा, ये देख के मालूम चलेगा कि लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर है, और यहाँ से मालूम चलेगा लाइन और प्लेन जो है वो क्या है, पैरेलल है। ठीक है,
तो लेट्स से ये लाइन दे रखी है और ये प्लेन दे रखा है, इनके बीच का एंगल निकालना है। तो इनके बीच में एंगल निकालना है तो मतलब लाइन का डायरेक्शन कौन है, 2i प्लस जे प्लस के, और -i माइनस 2j और प्लस के, ये नॉर्मल वेक्टर हो गया। दोनों के बीच का एंगल निकालो तो कितना आ जाएगा, -2, ठीक है, -2 -1, ठीक है, -2 -2 -1 डिवाइड बाय इसका भी √6 इसका भी √6 का मॉड। तो बेसिकली ये आपको क्या दे देगा, साइन थीटा। तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा विल बी इक्वल्स टू 5/6 का साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स 5/6 इज द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन, ठीक है। क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये भी पूछा सकता है कि बताओ ये लाइन इस प्लेन को इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है। अब लाइन प्लेन को कहाँ इंटरसेक्ट करी, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, एनी पॉइंट ऑन द लाइन आर वेक्टर कैन बी रिटन एज व्हाट, 2 लैम्डा प्लस 1 आई कैप प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस लैम्डा -1 प्लस लैम्डा जे कैप प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा के कैप। दिस इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन। अब मान लो ये पॉइंट वही पॉइंट है जहां पे लाइन प्लेन को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट, तो इसकी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो आर वेक्टर की जगह ये रख दो, तो 2 लैम्डा प्लस 1 आई डॉट 2 लैम्डा प्लस 1, ये वाला पॉइंट जो है उस प्लेन की इक्वेशन रख दो। तो 2 लैम्डा प्लस 1 डॉट -1 हो जाएगा प्लस लैम्डा -1 इंटू -2 हो जाएगा प्लस 2 लैम्डा इंटू 1, ये हो जाएगा। ये क्या होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू 3, क्योंकि अगर कोई पॉइंट इस पे लाई कर रहा है तो वो उस प्लेन पे भी लाई कर रहा है, तो प्लेन की इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। इसको सॉल्व करोगे तो -2 लैम्डा -1 -2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये कितना जाए, तो 4 3 -2 लैम्डा प्लस 3, ठीक है, -2 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 3। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो लैम्डा की वैल्यू 0 रख दीजिए तो पॉइंट आ जाएगा आपका कितना, 1 -1 2। अब जब देखो 1 -1 2 प्लेन की सेटिस्फाई कर रहा है, 1 रखोगे तो -1 रखोगे तो 2 और 2 रखोगे तो कितना, 2, ये हो जाएगा। ये वाला आप देखो ये कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, मतलब ये पॉइंट जिस जहाँ से ये पास कर रहा था ये ऑलरेडी इस प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ये पॉइंट आ गया जहाँ पे वो लाइन प्लेन को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं कि ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे एक लाइन जाके प्लेन को इंटरसेक्ट करती है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हम लोग अब यहाँ पे इसके थ्रू कर सकते हैं कि हमारे हमारे पास प्लेन की इक्वेशन आ गई है, हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ गई है, डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन रेशियो हमें समझ में आ गए हैं, और साथ में डॉट प्रोडक्ट तक हमारा बात हो गया है, ठीक है। यहाँ से कि मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि इफ आई से दैट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर कोप्लानर, तो फाइंड द कंडीशन। देखो अगर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कोप्लानर है तो x टाइम ए वेक्टर प्लस y टाइम बी वेक्टर प्लस z टाइम सी वेक्टर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। मतलब ए बी सी कैसे होने चाहिए, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर शुड बी लीनियरली डिपेंडेंट। तो अब यहाँ पे कोप्लानर हैं या नहीं, चाहे कोप्लानर अगर हैं तो ये कंडीशन होनी चाहिए जहाँ पे x y z विल नॉट बी इक्वल्स टू 0 0 0, ये नहीं होगा। तो इसको हम लोग अब कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन टेक इट फॉरवर्ड, कि देखो अगर ये ए बी सी 3 वेक्टर हैं तो जरा डॉट ले लो, ठीक है। डॉट ले लोगे तो x टाइम ए डॉट ए, पहले ए से डॉट लेते हैं, y टाइम्स ए डॉट बी प्लस z टाइम्स ए डॉट सी इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा, ठीक है।
अब इसी तरह से अगर मैं बी से डॉट ले लूँ तो ए डॉट बी प्लस वाई टाइम बी डॉट बी प्लस जेड टाइम बी डॉट सी इक्वल 0, और सी से डॉट ले लेंगे तो एक्स टाइम ए डॉट सी प्लस वाई टाइम बी डॉट सी प्लस जेड टाइम सी डॉट सी, ये हो जाएगा। अब देख रहे हो कि एबीसी का 3 वेक्टर जो कोप्लानर है, तो ये 3 इक्वेशन बन गई एक्स वाई जेड में। कैसी इसकी इक्वेशन है? स्केलर इक्वेशन। अब 3 होमोजेनियस इक्वेशन के 2 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। एक तो 0 0 0 होगा जो हमें मना कर रखा है, जिसे हम लोग क्या कहते थे? ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब दूसरा सॉल्यूशन कैसा होगा? जो 0 0 0 के अलावा भी होगा, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो इसका मतलब अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लानर हैं तो इन तीनों इक्वेशन का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आना चाहिए। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो ए डॉट बी, ए डॉट सी, फिर इसके बाद बी डॉट ए, बी डॉट बी और बी डॉट सी, इसके बाद सी डॉट ए, सी डॉट बी और सी डॉट सी, ये क्या आना चाहिए? 0। तो दिस इज अ कंडीशन फॉर विच ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर विल बी कोप्लानर। एक आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? ऑब्जर्व करने की बात है कि आई, दोनों ही वेक्टर आई और जे में है। अगर दोनों ही वेक्टर आई और जे के टर्म में दे रखे हैं, मतलब प्लेन जो वेक्टर जो है वो किस प्लेन में है, गिवन कंडीशन कि अगर हम वो आर वेक्टर माने तो आर वेक्टर विल बी इन एक्स वाई प्लेन। क्यों होगा एक्स वाई प्लेन में? क्योंकि वो सिर्फ आई और जे के टर्म्स में है, ठीक है। तो इस कारण से मैं आर वेक्टर को क्या मान सकता हूं? आर वेक्टर को मैं मान सकता हूं, आर वेक्टर कैन बी रिटन एज अल्फा आई प्लस बीटा जे, ये मान सकते हैं, ठीक है। अब आर वेक्टर को अल्फा आई प्लस बीटा जे मान सकते हैं, तो हमें क्या क्या दे रखा है कि मॉड ऑफ आर वेक्टर 1 आना चाहिए, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1 आना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो ए के परपेंडिकुलर होगा, तो मतलब अल्फा माइनस बीटा शुड बी इक्वल्स टू 0 होगा ये, क्योंकि आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर शुड बी 0। तो अल्फा माइनस बीटा 0 होगा, तो मतलब अल्फा इक्वल्स टू बीटा होगा। तो अगर अल्फा इक्वल्स टू बीटा होगा तो दोनों की वैल्यू प्लस माइनस √2 होगी, ठीक है। तो इस कारण से अब देखिएगा कि इक्वेशन के मतलब आपका आर वेक्टर क्या बनेगा? आर वेक्टर विल बी प्लस माइनस 1/√2 आई प्लस जे, क्योंकि अल्फा बीटा दोनों सेम है ना, तो ये आपका वेक्टर हो जाएगा। तो दिस इज द वेक्टर विच इज कोप्लानर विद ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, ठीक है। चलिए, अब ये क्वेश्चन हो गया। इसी तरह का देखिए एक क्वेश्चन और है, वही कोप्लानिटी का यूज करना है, डॉट प्रोडक्ट का यूज करना है। वो क्या है? ये आपने क्वेश्चन जो है और इसमें बहुत करा होगा, ऑप्टिक्स वगैरह में, फिजिक्स में इसका बड़ा यूज करा जाता है। कि मान लीजिए इस तरह से है कि ये एक प्लेन था, ठीक है, ये आपका एक प्लेन था, ये मिरर है। इस मिरर पे इस तरह से एक रे ऑफ लाइट आई विच वाज E1 वेक्टर, ठीक है, और रिफ्लेक्ट होके जा रही है ऐसे, और ये इसका नॉर्मल वेक्टर है एन वेक्टर, ठीक है। तो आप रिफ्लेक्टेड वेक्टर जो होगा वो लेट्स से E2 वेक्टर है। तो आप मुझे E2 वेक्टर निकालिए, क्या होगा? कि नोन क्या क्या है? E1 वेक्टर है और एन वेक्टर नोन है। एन वेक्टर इज अ नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। तो बताइए कि आपका E2 वेक्टर क्या होगा? क्वेश्चन को तुरंत मैं ही बोल देता हूँ। E1 कैप के अलोंग रे आई, ठीक है, एन कैप के अबाउट वो रिफ्लेक्ट हो गई, और जाने वाली रे है E2 कैप। तो आई वांट टू फाइंड दिस वेक्टर इन विद द यूनिट वेक्टर इन विच डायरेक्शन द रिफ्लेक्टेड रे विल गो, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे कर सकते हैं? इसे करने के लिए तो सिंपल सी बात है कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है। लेकिन ध्यान देना कि E1 तो इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, E1 इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये थीटा था, ये थीटा था, तो इसका मतलब ये देख रहे हो कि ये वाला एंगल कितना आएगा? दिस विल बी पाई माइनस 2 थीटा होगा। ये 2 थीटा, तो ये पाई माइनस 2 थीटा। तो E1 और N के बीच में एंगल जो होगा वो ये होगा, जो एंगल होगा पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो एंगल बिटवीन E1 कैप, ठीक है, E1 कैप एंड N कैप, दैट इज पाई माइनस थीटा। और एंगल बिटवीन N कैप एंड E2 कैप, N कैप और E2 कैप के बीच का एंगल जो है वो थीटा है। अभी हम लोग थीटा मान लेते हैं, ठीक है।
चलो, तो इससे हम लोग को यहाँ पे तो क्या क्या चीजें हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले चीज नोट करो कि ई टू कैप जो भी होगा वो रिफ्लेक्शन एक प्लेन में ही होगा ना। देयर विल बी अ प्लेन इन विच ऑल दोस थ्री विल बी कोप्लानर। तो आई कैन राइट ई टू कैप एज व्हाट, ई टू कैप एज एक्स टाइम ई वन कैप प्लस वाई टाइम्स एन कैप। अब एक्स और वाई दो स्केलर हैं जिसके बाद जिसको हमें निकालना है, और एक्स और वाई दो स्केलर जिनको हमें निकालना है, तो उसके लिए हमें स्केलर इक्वेशन चाहिए। स्केलर इक्वेशन चाहिए तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं कि डॉट लेने से स्केलर बन जाते हैं। तो डॉट किससे लेंगे वो देखने की बात है। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं यहाँ पे कि ई टू कैप ये दे रखा है, तो आपको डॉट ऐसे लो जिसकी जरूरत आपको, जिसको आप सिंप्लीफाई कर पाओ। जैसे मैं सबसे पहले करता हूँ ई टू का डॉट ले लेता हूँ एन कैप के साथ। ठीक है, तो दैट विल इक्वल्स टू एक्स टाइम ई वन कैप डॉट एन कैप प्लस वाई टाइम्स एन कैप डॉट एन कैप। अब बताओ ई टू डॉट एन, तो ई टू और एन के बीच का एंगल कितना है, थीटा, तो दैट विल बिकम कॉस थीटा। ई वन डॉट एन कैप दैट विल बिकम, बताओ ई वन और एन के बीच में एंगल कौन है, पाई माइनस, तो कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा एक्स प्लस वाई। ये इक्वेशन नंबर 1 जनरेट हो गई ना। फॉर इक्वेशन नंबर 2 एक काम करो, अब ई वन से डॉट ले लो, तो ई टू कैप डॉट ई वन कैप इज इक्वल टू एक्स टाइम ई वन कैप डॉट ई वन कैप प्लस वाई टाइम्स ई वन कैप डॉट एन कैप। अब E2 और E1 के बीच का एंगल कितना है, पाई माइनस टू थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस कॉस टू थीटा एक्स टाइम, ये हो जाएगा 1। और E1 डॉट एन, तो E1 और n के बीच का एंगल कितना है, माइनस थीटा, तो माइनस वाई कॉस थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अब यहाँ पे दो इक्वेशन हो गई, दो वेरिएबल हो गए, आपको इसको सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करें, सिंपल दो लीनियर इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये, इक्वेशन दो, दोनों को सॉल्व करो। ये देखिए, ये हम लोगों ने क्या करा कि इस वाली इक्वेशन में इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया कॉस थीटा, और फिर इसके इस पूरी इक्वेशन में कॉस थीटा मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया इसके साथ। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस टू थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एक्स। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो ये इससे सॉल्व करके एक्स 1 और वाई की वैल्यू ये आ जाती है। तो इससे देख रही है कि ई टू कैप क्या लिख सकते हैं, ई टू कैप विल बी इक्वल्स टू ई वन कैप माइनस 2 कॉस थीटा एन कैप। दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। अब इस रिलेशन में ध्यान रखो कि इस रिलेशन में ई वन ई टू और एन में से कोई भी ये दो चीजें मिल जाए, तीसरी आप अपना निकाल सकते हो। इरोडो वगैरह के कई सारे क्वेश्चन पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो इसमें क्या क्या यूज हुआ, डॉट प्रोडक्ट यूज हुआ, कोप्लानिटी यूज हुई, तो बड़ा अच्छा सवाल है, इसको ध्यान रखें। ओके, द क्वेश्चन इज देयर इज अ वेक्टर i minus 2j plus 2k is rotated in 3 dimension by an angle of 90 degree. Okay, and during the rotation it pass through the positive direction of x axis. Find the vector in new position. तो वेक्टर इन न्यू पोजीशन को आपको निकालना है कि कैसे आएगा। अब देखिए ये हम कैसे कर सकते हैं कि देखिए जब भी मैं रोटेशन करूंगा तो रोटेशन तो एक प्लेन में ही करूंगा ना। तो इसका मतलब ये वाला वेक्टर और ये नया वेक्टर आर वेक्टर, ये कोप्लानर होंगे। तो अगर आर, हमने पढ़ा था कि अगर सम वेक्टर लाइज इन द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर देन इट कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन। दैट मींस आर वेक्टर कैन बी रिटन एज एक्स आई प्लस वाई टाइम्स आई माइनस टू जे प्लस टू के। ठीक है, ये आपका आर वेक्टर हो गया। अब आर वेक्टर अगर आपके पास ये आ गया तो देखिए यहाँ पे अब क्या क्या होगा कि ये आर वेक्टर जो था वो परपेंडिकुलर है इसके नंबर 1। ठीक है, दो वेरिएबल है ना, दो वेरिएबल निकालने के लिए कितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए, दो। तो पहली कंडीशन क्या लिखेंगे कि ये आर वेक्टर इसके क्या है, परपेंडिकुलर। तो आर डॉट आई माइनस टू जे प्लस टू के, ये आपका 0 आना चाहिए। चलो तो डॉट लेते हैं, तो x के साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा, x, ये हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा, प्लस y टाइम्स इसका लेंगे तो 1 प्लस 4 प्लस 4। ठीक है, तो मतलब x प्लस 9y इज इक्वल 0। तो x इज व्हाट, माइनस 9y, ये आ गया। अच्छा, x की वैल्यू माइनस 9y आ गई। दूसरी चीज और क्या होगी कि हमारा लेंथ थोड़ी चेंज हुआ, लेंथ चेंज हुआ मतलब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई आई कैप माइनस 2y जे कैप
प्लस 2y k कैप, ये आपका r वेक्टर था। तो इसका मॉड्यूलस जो होगा, बताओ पहले वेक्टर इसका मॉड्यूलस कितना, व्हाट द मॉड्यूलस ऑफ दिस, द मॉड्यूलस इज 3। तो इस कारण से इसका मॉड्यूलस मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पे देखो x प्लस वाई की वैल्यू -8y हो जाएगी, तो -8y, x की वैल्यू -9y रख दो, तो प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 9, 64। तो ये हो जाएगा 72y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2√2। तो y की वैल्यू, y स्क्वायर विल बी दिस, तो y विल बी प्लस माइनस 1/2√2। अच्छा, y की वैल्यू ये आ गई, तो इससे आपके पास x की वैल्यू भी आ जाएगी माइनस प्लस 9/2√2। ठीक है, तो इसकी हेल्प से आप बोल सकते हो कि r वेक्टर क्या बनेगा। अब r वेक्टर में सोचना कि अगर मैंने y को लिया पॉजिटिव तो x कैसा आएगा, नेगेटिव, तो -9/2√2, x प्लस वाई ना, तो x प्लस वाई हो जाएगा -9/2√2 और हो जाएगा -1/√2y प्लस 1/√2z। ठीक है, सॉरी, नॉट x और y, वो तो सब कैंसिल हो जाएंगे, मैं इसे दोबारा लिख देता हूँ। चलो, तो दैट्स ऑल इन डॉट प्रोडक्ट। अब कल हम लोग जब बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट व्हाट, क्रॉस प्रोडक्ट। कल हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे हम आगे जाएंगे देखो कि वेरिएशन थोड़े कम होते जाएंगे। डॉट में बहुत वेरिएशन थे, इसका आंसर टाइम लगा। अगर आगे क्रॉस में जाएंगे तो थोड़ा वेरिएशन कम हो जाएंगे, जल्दी होगा। उसका बाद एसटीपी, और ये, और देख रहे हो साथ में हमारा बहुत सारा 3D भी होता जा रहा है, तो चिंता मत करना, 3D में उतना टाइम अब नहीं लगेगा क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें बात हम कर चुके होंगे। ठीक है, चलिए तो कल मिलते हैं।